ज्ञान में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की इस विकास यात्रा में हमने पिछला चैप्टर कौन सा कवर किया था विनीता? लास्ट चैप्टर द हीट। वेरी गुड यार, द हीट की वजह से हीट ही कहें, हर तरह की हीट ही तो चर्चा कर ली थी हमने। हीट में हमने किस तरह से, 3 तरह से हीट के ट्रांसफ़र को समझा था हमने पलक? ओके ओके, कंडक्शन। सो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन 3 माध्यमों से हीट ट्रांसफ़र हुआ करती थी। हीट के ट्रांसफ़र होने के सिद्धांत में जब हम कंडक्शन की बात कर रहे थे, हमने थर्मोडायनेमिक शब्द का भी बहुत बार इस्तेमाल किया था। हीट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो करती है, ऐसा हमने पढ़ा था ना। कोई भी चीज़ अपनी हीट को छोड़ देती है तो कोल्ड हो जाती है, दैट्स इट। आज हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है 7th क्लास की NCERT साइंस की बुक के मुताबिक तो ये चैप्टर 13 है, और हमारी लेक्चर सीरीज़ में सीक्वेंस में देखें तो ये हमारा चैप्टर 6 बनता है। नाम है इसका मोशन एंड टाइम। अब आपको याद होगा कि 6th क्लास की NCERT के वाया हमने मोशंस कराए थे ना बेटा, कराए थे ना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं मोशन ऑन टाइम के उस चैप्टर की, कुछ मोशंस को वापस से रिकॉल करते हुए शुरुआत करते हैं। आप बताते जाना, मैं लिखते चला जाऊंगा। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, सोल्जर सीधे चल रहे हैं ड्रिल करते हुए, तो कौन सा मोशन होगा ये? रेक्टिलिनियर। ये रेक्टिलिनियर होगा, हमें इन बातों का ध्यान रखना है। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक बुलक कार्ट सीधी सड़क पर चलती जा रही है तो क्या है वो? रेक्टिलिनियर। ये रेक्टिलिनियर है, हालांकि ये डबल मोशन है एक तरह से, क्योंकि जो व्हील्स हैं वो रोटेट कर रहे हैं तो वो सर्कुलर हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन है, और बुलक कार्ट सीधी जा रही है तो वो रेक्टिलिनियर है। हमने NCERT में ऐसे उदाहरण भी पढ़े थे ना। अच्छा, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, पीरियोडिक मोशन, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। ओके, वेरी गुड। पेडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन अ मोशन, कौन सा? सर्कुलर मोशन। वेरी गुड, सभी मोशन अब आपको क्लियर हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी, सोसाइटी के लेक्चरों के साथ साथ सीधी फिजिक्स, और एक एक मोशन ध्यान में। सोचिए कितना सुंदर मेल मिलाप कराते हैं सिलेबस का, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, हाँ, और रेवोल्यूशनरी मोशन किस मोशन की कैटेगरी का पार्ट है? पीरियोडिक मोशन। ओके, क्योंकि 6th क्लास की NCERT में बिना रेवोल्यूशनरी मोशन सीखे हम उसे सीधे पीरियोडिक मोशन से डील कर रहे थे। आप यहाँ पर कौन सा मोशन लिख सकते हैं? इट इज़ रेवोल्यूशनरी, वो रेवोल्यूशन करती है ना, और किस कैटेगरी में हो रहा है? पीरियोडिक। मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग माने झूले, क्या होते हैं ये? हाँ, इसे ऑसिलेटरी या पीरियोडिक दोनों ही आप कह सकते हैं। ओके, बेहतर है ऑसिलेटरी भी कह दें हम तो ज़्यादा अच्छा है, पीरियोडिक। ओके, मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक, दोनों ही तरह के मोशन, सेम, वन एंड द सेम एस्पेक्ट। ओके, क्लियर हो गई कहानी? चलिए, वेरी गुड। अच्छा, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, टू एंड फ्रो भी हो सकते हैं आप। टू एंड फ्रो ये भी तो पीरियोडिक है, बट ये ऑसिलेटरी तो नहीं है, ऑसिलेशन तो नहीं है ना, ये बड़ी चीज़ है। ओके, चलिए गुड, ये मोशन हमने लिख लिया। आज के चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम। देखिए, समय बड़ी चीज़ होती है। अक्सर आप समय के विषय में बात करते हैं, समय को नहीं समझ पाते हैं। आप हर चीज़ की अगर गणना करनी चाहें तो समय में कर सकते हैं। जैसे आप कितना पढ़ते हो, आप बताएंगे सर मैं इतने घंटे पढ़ती हूँ, है ना। आपने अपनी पढ़ाई की गणना समय में कर दी। आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र कितनी है, आप बता देंगे कि सर मैं अभी 16 बरस की हूँ। वो आप बता सकती हैं, आपकी चॉइस है। फिल्मों में ऐसा कहते हैं। आपने कैसे कर दी ये गणना? बरसों में, यानी कि ईयर्स में, समय में कर दी। अच्छा, कितने बज रहे हैं रात के? सर 9 बज रहे हैं, मैं सुबह से भूखी हूँ। आपने गणना कर दी समय से। समय के साथ चीज़ों की गणना हो जाती है, समय के साथ ही गतिविधियाँ घटित हो रही हैं। किन्हीं भी गतिविधियों का घटित होना समय के परिदृश्य में ही
बताया जाता है। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हम इवेंट्स को, एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन और इस्टेब्लिश करते हैं। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस समय तक की चीज़ें हमें पता है उसके पहले कुछ था नहीं, और ये भी सत्य है कि जो आने वाला है वो होगा, हमें अभी पता नहीं, क्योंकि समय वहाँ तक जाता नहीं। आई बात समझ में? समय को लेकर के हमारी जानकारियाँ सीमित हैं। बिग बैंग की थ्योरी के पहले की चीज़ें हमें पता नहीं, क्योंकि हम उस समय तक का ही जान पाए हैं, उस समय के पहले तक का हम जान नहीं पाए। तो काल के अधीन जितनी चीज़ें हैं हम उसे तो समझ पाए, समय के अधीन जितनी चीज़ें हैं हम उसे समझ पाए। ये एक कंसेप्ट है। समय के माध्यम से हम गणना कर पाते हैं, काल की, उम्र की, हर चीज़ की। समय की गणना भी तो बड़ी बात है ना। समय को किस हिसाब से गिना जाए, समय को कैसे समझा जाए, समय के माध्यम से सब कुछ समझ लेना एक बड़ी बात है। समय को समझने की भी तो विधि होनी चाहिए, समय को समझने की भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि नहीं अतुल? कोई विधि होनी चाहिए ना। कुछ चीज़ें हमें एज इट इज़ ही मिल गई, हम उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं, पर सत्य में वैसी नहीं होती। आज हम इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। कुछ अच्छे साइंटिफिक कंसेप्ट बहुत ही सरल भाषा में सीखेंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक में यहाँ पर स्लो और फास्ट लिखा है। स्लो और फास्ट मैंने क्यों लिखा? जब हमने मोशन की बात की तो अक्सर आप कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे। वो क्या? आपको हमेशा सड़क पर जाती हुई गाड़ियाँ आगे पीछे नज़र आएंगी। यह भी हो सकता है कि जो गाड़ी पीछे थी वो आगे निकल जाएगी, या जो गाड़ी आगे थी वो पीछे रह जाएगी। गाड़ियों का आगे पीछे होना, किसी पीछे वाली गाड़ी का आगे निकल जाना, आगे वाली गाड़ी का पीछे हो जाना, ये किस तरफ आपको इंगित करता है, किस चीज़ का विचार करने के लिए मजबूर करता है? समझिए, ध्यान से समझिए। सपोज़ कीजिए कि आपकी एक गाड़ी ए है और वो एक पोजीशन A0 पर एग्जिस्ट कर रही है, ओके। उसी समय में एक गाड़ी B है जो एक पोजीशन B0 पे एग्जिस्ट कर रही है, जो कि पोजीशन आपसे आगे है। आई बात समझ में? उसकी पोजीशन आपकी पोजीशन से आगे है, आप दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। थोड़ा ही समय बीता। क्या बीता? समय। समय कितनी बड़ी बात है, समय लिखें। थोड़ा ही समय बीता, परिस्थितियां बदल गईं, ठीक है, क्योंकि अब आपकी गाड़ी ए जो है वो उसकी गाड़ी बी से बहुत आगे चल रही है। अब आपकी पोजीशन ये है। ये समय बीतने के साथ ऐसा हो गया। आई बात समझ में? इस संदर्भ में अगर मैं चीज़ों को समझूं तो क्या समझूंगा? एक तो ये तय था कि आप निश्चित दिशा में हैं, तो आप दोनों की दिशा एक है। पहली बात, आपको उसे पीछे करना था ना भाई, तो दिशा तो एक होनी पड़ेगी ना। विपरीत दिशा में जा कर के उसे पीछे कैसे कर पाओगे? या इसको इस तरह से समझें कि आपको आगे निकलना था। नेगेटिव थॉट क्यों रखना, किसी को पीछे क्यों करना? किसी को पीछे करने के लिए कोई भी ट्रिक लगा के उसे पीछे धकेलोगे। आगे बढ़ने की मंशा से चलें तो कोई भी तरीके से आगे बढ़ना चाहोगे, मेहनत करोगे, है ना, तो आप उससे आगे बढ़ गए। इससे कुछ चीज़ें समझ में आई। पहली बात तो ये थी कि आपकी पोजीशन ये थी A0, और अब आप इस पर्टिकुलर एक पोजीशन पे खड़े हैं। सपोज़ कीजिए ये पोजीशन है C0, ओके। दूसरी बात, उसकी पोजीशन थी B0 और अब वो खड़ा है इस समय में एक पोजीशन D0 पे। डन? तो उसकी पहले आपसे पोजीशन आगे थी, अब उसकी पोजीशन आपसे पीछे है। तो पोजीशन शब्द का इस्तेमाल मैंने बार बार किया, और मोशन के बारे में हमने पोजीशन शब्द पढ़ा था, पोजीशन का चेंज होना, ऐसा पढ़ा था ना। और यह भी मैंने बताया कि जब मैंने कुछ समय के बाद ही देखा तो आप उससे आगे थे, यानी कि आपकी पोजीशन जो उससे पहले पीछे थी, पहले का मतलब टाइम, कुछ समय पहले, वो अब आपकी पोजीशन बाद में का मतलब कुछ समय बाद, बिफोर और लेटर। लेटर मतलब ये वाला, बिफोर आप पहले पीछे थे, लेटर आप आगे हो गए। समय के कॉन्टेक्स्ट में ही है। तो समय तो एक बड़ी चीज़ है, टाइम तो यहाँ पर मैंने भुलाना ही नहीं है। और पोजीशन की बात हो रही है,
तो मतलब ये है कि इस पोजीशन से आप इस पोजीशन तक गए हैं, डन, और वो समय के बाद गए हैं, क्योंकि मैंने कुछ समय के बाद ही आपको देखा था। तो उस निश्चित समय में आपने ये पोजीशन से ये पोजीशन बदल ली है, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस कवर किया है ना। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन को मैं मेजर करता हूँ, तो जब हम मेजर करते हैं तो हमने मेजर किन चीज़ों का किया था, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ये डिस्टेंस, ये दूरी आपने इस समय में तय की, ठीक है। और दूसरी तरफ वो जो दूसरी गाड़ी आपसे आगे थी वो बी पोजीशन से, वो जो गाड़ी बी नॉट पोजीशन से डी नॉट पोजीशन पर है, तो उसी समय के दौरान वो गाड़ी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंची, तो हमें उसका डिस्टेंस भी पता चल गया। तो एक डिस्टेंस आपका है, एक टाइम आपकी गाड़ी का है, यानी कि गाड़ी ए का। एक डिस्टेंस हमें गाड़ी बी का भी पता है और उसका टाइम भी हमें पता लग गया। डन हुई बात, क्लियर। तो इसके तहत हम ये पता लगा सकते हैं ना कि किसने कितने समय में वो डिस्टेंस पूरा कर लिया, किसने कितने समय में वो डिस्टेंस पूरा कर लिया। तो अब अगर वो डिस्टेंस मान लीजिए कि 10 किलोमीटर का है, तो आपने वो डिस्टेंस सपोज़ कीजिए 10 मिनट में पूरा किया। आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में पूरा किया, और सपोज़ कीजिए कि दूसरी गाड़ी ने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में पूरा किया। इस गाड़ी ए ने इस गाड़ी बी से ज़्यादा डिस्टेंस पूरा किया ना। इस गाड़ी ए ने 10 किलोमीटर डिस्टेंस और इस गाड़ी बी ने 8 किलोमीटर डिस्टेंस, तो दोनों में से अधिक दूरी किसने तय की, गाड़ी ए ने। ओके, गाड़ी ए ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस 10 मिनट में पूरा किया, और गाड़ी बी ने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, जो कि गाड़ी ए के डिस्टेंस से कम है, 15 मिनट में पूरा किया। तो दोनों में से समय किसने ज़्यादा लिया, गाड़ी बी ने। दोनों में से दूरी किसने कम तय की, गाड़ी बी ने। तो गाड़ी ए ने बी से डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर कर लिया, समय भी कम लिया। तो इससे तो ये तय होता है कि गाड़ी ए गाड़ी बी से तेज रही होगी। गाड़ी ए गाड़ी बी से क्या रही होगी, तीव्र, तेज। इसलिए तो कम समय में उससे अधिक दूरी तय कर ली, तो तीव्र रही होगी, तेज रही होगी, रफ्तार अधिक रही होगी, तो फास्ट होगी। दूसरी तरफ गाड़ी बी गाड़ी ए के कंपैरेटिवली क्या होगी, स्लो। तो फास्ट और स्लो भी किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी के कंपैरिजन में ही होता है ना, है कि नहीं। आप इसको ऐसे ही बताते हैं ना, अरे भाई आज बड़ी जल्दी आ गए, तो आप ऐसे कहते हैं ना, आज मैंने गाड़ी बड़ी तेज़ चलाई। ये आपकी किसी पिछली विजिट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, ये आपकी किसी पिछली विजिट के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। लेकिन आप पिछली बार कभी भी नहीं आए, फिर भी आपसे कहा जा रहा है यार बड़ी जल्दी आ गए, तो भी ये माना जाएगा अपनी गाड़ी तेज़ चलाई, क्योंकि एक एवरेज टाइम माना गया है। इतने सफ़र का एक एवरेज टाइम माना गया है कि आप इतने में पहुंच सकते हैं। गूगल आपको एवरेज टाइम नेविगेशन में दिखा देता है ना कि एवरेज टाइम लगेगा, तो भी आप बड़ी तेज़ आ गए हो। तो आपकी तेज़ी किसी ना किसी के कंपटीशन में है, किसी कंपैरिजन में है। कोई कंपैरिजन ही नहीं, कुछ नहीं, तो काहे के तेज़ और काहे के स्लो। बताओ मुझे, स्लो और फास्ट क्या है, एक तरह की प्रतिस्पर्धा ही तो है, तो किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में ही है। ओके, आप फास्ट हैं पहले तो अपने ही कॉन्टेक्स्ट में, पहले आप वही दूरी 10 किलोमीटर की अधिक समय में कर रहे थे पिछले 2 पोजीशंस पे, लेकिन अगली 2 पोजीशंस पे वही 10 किलोमीटर आपने पहले से कम समय में कर लिया। तो जब पहले से कम समय में सेम दूरी पूरी कर रहे हो तो मैं तो तेज़ ही मानूंगा। दूसरा, वो बी गाड़ी जो है, उस बी गाड़ी के मुकाबले आप पीछे थे पहले, वो आपसे आगे थी, अब आप उससे आगे भी निकल आए हो, बहुत आगे, और अब वो आपसे बहुत पीछे है, लेकिन मैंने आप दोनों को देखा सेम समय के बाद ही। तो मान लो 10 मिनट के बाद ही मैंने आप दोनों को देखा,
आप 10 किलोमीटर पूरे कर गए, वो 6 किलोमीटर पे ही खड़ी थी, तो भी आप उससे तेज हो। आप खुद से तेज होते हो, आप उससे तेज होते हो, पिछली बार से तेज होते हो, एवरेज मान्यता से तेज होते हो, किसी तरह से बस आप तेज होते हो। ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि इतनी तेज जाना होगा, अगर हमें ग्रेविटी को डिफाई करना है तो इतनी तेज जाना होता है, तब आपकी प्रतिस्पर्धा आपसे नहीं है। आप किसी अट्रैक्शन को ब्रेक करना चाहते हो, किसी के पुल इफेक्ट से बाहर जाना चाहते हो, तो वो कितने बल से आपको खींच रहा है, उससे अधिक बल से आपको उसके आकर्षण से बाहर जाना होगा। उस हिसाब से फिर गति आती है, एस्केप वेलोसिटी। लेकिन ये गति यानी कि फास्ट या स्लो, गति शब्द मैं बाद में इस्तेमाल करूँगा, यानी कि ये तीव्र है या मध्यम है, ये तय किया जाता है कि आप किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि जब आप कम समय में अधिक दूरी तय कर देते हैं तो आप क्या होते हैं, फास्ट। और जब आप ज़्यादा समय लेते हैं दूरी तय करने में तो आप होते हैं धीरे धीमे। ओके, तो दो कंसेप्ट एग्जिस्ट करते हैं, स्लो और फास्ट, और दोनों कंसेप्ट्स का संबंध इस बात से खड़ा था, डिस्टेंस एंड टाइम। और जब मैंने पोजीशंस की बात की तो मोशन तो आ ही गया, और जब मैंने डिस्टेंस की बात की तो फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस वाले यूनिट वाला सिस्टम आ गया। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस माने स्टैंडर्ड यूनिट्स आएंगे। ओके, मैंने यहाँ पर वैसे मिनट शब्द यूज़ कर लिया, वैसे अमूमन इसे करना नहीं, हमने समझाने के लिए किया। हम जाएंगे, यूनिट भी बेसिक भी होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स पढ़े ना हमने, स्टैंडर्ड यूनिट से आगे भी ज़िंदगी है, बेसिक यूनिट वाली ज़िंदगी। हमें हो सकता है चीज़ बड़े यूनिट में दी हो, जैसे कि हमारी गाड़ियों के स्पीडोमीटर किलोमीटर पर आवर में बताते हैं, लेकिन हो सकता है जब हमें परिस्थितियों का आंकलन करना हो, सोल्यूशन देना हो, सम निकालना हो, तो हमें उसे बेसिक यूनिट पे कन्वर्ट करना पड़े। कई बच्चे, मैं जब छोटा रहता था, फिज़िक्स तो हमने पढ़ी है, नॉन मेडिकल हैं, कई बार हड़बड़ी में हमें सारी फिगर्स जब मिल जाती थी तो भी हमारा सम गलत आ जाता था। एट द एंड सर समझाया करते थे, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया बे, क्योंकि बदलते नहीं थे ना बेसिक यूनिट में, सीधा झेप देते थे, किलोमीटर पर आवर लिखा है, टेंशन ही नहीं लिया कि इसे मिनट पर सेकंड में मीटर पर सेकंड में बदलना है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बिना बदले ही काम खींच देते थे, गलत हो जाते थे। आता सारा था, ये छोटी गलती ऐसा नहीं है मुझसे होती थी, ये बड़ी आम गलतियाँ हैं, बच्चे अक्सर कर देते हैं। बेसिक यूनिट पे आना ज़रूरी होता है, उसकी बात करेंगे हम। इतनी कहानी समझ में आई? तो बेटा ये तो क्लियर हो गया कि फास्ट और स्लो कौन है, तेज और धीमे कौन है भाई? कोई तो होगा, गाड़ी। तुम सोच कुछ और रहे थे ना, तुम जल्दी से इस पे आना चाहते हो ना, ये जल्दबाजी ठीक नहीं होती। गाड़ी तेज है भाई, गाड़ी धीमी है भाई। जब गाड़ी तेज है तो हम क्या कहेंगे, इसकी रफ्तार बहुत तेज है। जब गाड़ी धीमी है तो हम क्या कहेंगे, इसकी रफ्तार बड़ी धीमी है। और हिंदी शब्द इसके लिए, जब गाड़ी तेज है तो हम कहेंगे इसकी गति बहुत तेज है। जब गाड़ी धीमी है तो हम कहेंगे इसकी गति बड़ी धीमी है। मतलब कि आपकी गति तेज और धीमी होती है, यानी कि आपकी स्पीड क्या होती है अतुल? क्या होती है वो? स्पीड फास्ट और स्लो होती है। स्पीड क्या होती है? फास्ट और स्लो। तो इसलिए आप अक्सर बात करते हो ना, जब मोटरसाइकिल, जब भी आप स्पोर्ट्स बाइक लेके आते हो तो आपका उससे एक कंक्लूसिव एस्पेक्ट क्या रहता है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। और दूसरी तरफ जब भी आप कोई क्लासिक बाइक लेकर के आते हो, जैसे बुलेट क्लासिक या कोई और, तो आप क्या कहते हो, इसकी स्पीड से मैटर नहीं करता, ये मध्यम चलती है। ओके, मध्यम चलाना हो एक रफ्तार में तो क्लासिक, तेज चलाना है तो कोई स्पोर्ट्स बाइक, यही करते हो ना आप, स्पीड, थ्रिल, एंटरटेनमेंट। मुद्दा यहाँ पर जब आपने कहा कि ये स्पोर्ट्स बाइक इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो क्या कहना चाहा अतुल आपने? एक्चुअली में कहना क्या चाहते थे जब आपने कहा इसकी स्पीड बड़ी तेज़ है, ये बहुत ही फास्ट बाइक है? कहाँ पहुँचने में? चांद पे? ऐसे सही बोला करो कि ये दूरी कवर करने में, डिस्टेंस कवर करने में कम समय लेती है दूसरी गाड़ियों के मुकाबले।
दूसरी बाइक के मुकाबले। एक चला है ना नौटंकी बेटा, ड्रैग रेस वाली, इंटरनेट पे हर किसी की चेपने लग जाते हैं। वो डिपेंड ये भी करता है चलाने वाला कौन है, गियर पे कौन बैठा है, एक्सीलेटर पे कौन बैठा है, लेकिन एक स्पीड होती है। डन हुई बात, स्पीड की कहानी समझ आ गई। तो स्पीड में कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हुई अतुल? स्पीड में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ, आप ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक तो इन्वॉल्व हुआ भाई समय। जब आपने अपनी गाड़ी के बारे में ये कहा, जो आप नॉन गियर गाड़ी लेके आए ऑटोमेटिक, जब आपने उसके बारे में कहा सर ये बहुत स्पीड है, तो कहना क्या चाहते हो? कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। वेरी गुड बॉय। तो इसका मतलब दो चीज़ों में एक चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है, समय। समय से परिभाषित कर रहे हो, और समय का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर दूरी से है। कर दो, बंद कर दो इसी, आई बात समझ में? तो उस इंटरवल ऑफ टाइम में वो इतना डिस्टेंस पूरा करती है। तो डिस्टेंस ऊपर रखूं या टाइम ऊपर रखूं? दूरी तय समझने के लिए डिस्टेंस ऊपर रखूं। सही बात, वेरी गुड। चलो ये तो अच्छी बात है। तो स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ऐसा लिख सकते हैं। ये लॉजिक से भी तो बनता है, जैसे कि टाइम कम तो स्पीड ज़्यादा, तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना। स्पीड ज़्यादा माने टाइम कम, तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए ना। इस कॉन्टेक्स्ट में स्पीड ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा, ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया हमने। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी हो गए, ओके। और स्पीड ज़्यादा और टाइम कम लगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो गए, ओके। दैट इज़ द कंसेप्ट। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। वेरी गुड। अब आती है कहानी स्पीड की। स्पीड क्या कहती है? स्पीड की सीधी भाषा बतानी हो हरप्रीत तो क्या लिखोगे यार? मैं आ रहा हूँ ना कैमरे में हूँ मैं। हाँ, स्पीड के बारे में बताना हो तो सीधी लाइन का लिखो, बहुत सीधी सी बात। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज द स्पीड। सिंपल सी कहानी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट यानी कि गाड़ी, इन अ यूनिट टाइम क्या है? स्पीड। यार यूनिट टाइम तो लोग है ना यार। इस पॉइंट ए से इस पॉइंट ए नॉट से इस पॉइंट सी नॉट के बीच का ही टाइम लिया ना मैंने यार। खुला समय तो नहीं लेके बैठ सकते ना, एक यूनिट ही उठाओगे ना टाइम का भैया। ये यूनिट टाइम पे भी हम आएंगे जब हम यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी इस डेफिनेशन को समझने के लिए, जैसे आप डिस्टेंस दो पोजीशंस के बीच का ले रहे हो, ऐसे ही आप टाइम के भी दो इंटरवल डिसाइड कर रहे हो, उन इंटरवल के बीच का समय। तो ये चंक, ये यूनिट उठाया आपने, ये चंक, ये यूनिट उठाया आपने। इस यूनिट ऑफ टाइम के तहत कितना डिस्टेंस तय किया गया है? इस लॉट ऑफ टाइम के तहत कितना डिस्टेंस कवर किया गया है? ये आपकी रफ्तार है भाई, ये आपकी गति है, ये आपकी स्पीड है। इतनी बात समझ में आई? इसको ऐसे यूनिट ऑफ टाइम को ऐसे दिमाग में रखना। यूनिट वर्ड बहुत तंग करता था, क्योंकि यूनिट का मतलब हमेशा से सिखाया गया है एक, वन। ऐसा नहीं होता। यूनिट का मतलब इकाई है, एक इकाई, यूनिट। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वो एक घर भी हो सकता है, एक गांव भी हो सकता है, एक पूरा ब्लॉक हो सकता है, पूरा का पूरा जिला हो सकता है, एक राज्य भी तो हो सकता है। तो यूनिट बड़ा होता जाता है, कोई बात नहीं होती। वो एक नहीं है, वो इकाई है। एक और इकाई में बड़ा फर्क होता है। यहाँ पर यूनिट शब्द का अर्थ इकाई से है। इस इकाई में कितनी दूरी तय कर ली भैया? इस इकाई समय में कितनी दूरी तय कर ली? रफ्तार। क्या हो गई? गति, स्पीड। तो इस इकाई को बड़ा कर सकते हो और करते जाओ, तो ऐसे करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक झमेला है। यहाँ पर तो कह दिया द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे गाड़ी थी, ए चली गई इस पोजीशन पर, इन ए यूनिट टाइम इज द स्पीड। और ये हमने अब तक इस्टेब्लिश भी कर दिया कि वही उसकी स्पीड है। स्पीड फास्ट भी होती है, स्पीड स्लो भी होती है, अलग अलग तरह की स्पीड होती है। मतलब मेजर करने पे आए तो क्या ही स्पीड होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रॉकेट, जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करता है रॉकेट, 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है। पर सेकंड कितना? देखना मेरी आंखों की तरफ, हो गया। इतने में वो कितना जाता है? 8 किलोमीटर। जरा अंदाज़ा लगा लो फिर।
8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। अच्छा, और कछुआ पर सेकंड में कछुआ कितना जाता है? सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। 8 सेंटीमीटर कितने होते हैं हमें पता ही है। तो देखो, एक तरफ कछुआ पर सेकंड में 8 सेंटीमीटर, एक तरफ रॉकेट 1 सेकंड में 8 किलोमीटर। कितना ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। तो इससे पता लगता है कि एक की स्पीड बहुत स्लो थी, एक की स्पीड बहुत ही फास्ट थी। तो एक एक्सट्रीम फास्ट, एक एक्सट्रीम स्लो। कछुए खरगोश की उस प्रतिस्पर्धा से तुम्हें रफ्तार का सबक भी सिखाया, लेकिन यह भी सिखाया रफ्तार में एक निरंतरता भी चाहिए यार। अगला कंसेप्ट निरंतरता से आता है। कछुए वाली कहानी और जो खरगोश वाली कहानी थी अनुरीत, उसमें खरगोश क्या करता है? सो कब जाता है? वो तो बाद में सुलाना, पहले ही सुला देते हो। सोता कब है? वो पहले बड़ी तेज चलता है, क्योंकि खरगोश तेज चल सकता है, एकदम से तेज चल के ये भ्रम पैदा कर लेता है। कछुआ तो बहुत स्लो चलेगा, उसे आने में बड़ा समय लगेगा, तब तक मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, सो लेता है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, पर चलता ही रहता है, क्योंकि उसे ही पता है मेरे पास कोई टाइम नहीं है सोने का, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी स्लो चलता हूँ, तो मुझे चलते ही रहना है। इस वजह से वो एक समय में उस पेड़ को पार करके विजयी स्तंभ तक पहुँच जाता है। खरगोश की नींद नहीं खुलती, जब खुलती है तो बहुत पछताता है। तो इसमें क्या सिखाया? हमेशा हमें कहते हैं रफ्तार की बात करो, लेकिन यहाँ पे बताया स्लो एंड स्टेडी। स्टेडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। समझाया गया ना? स्टेडी का अर्थ यहाँ पर पता क्या है? कछुआ एक कांस्टेंट रफ्तार से बढ़ता ही रहा। कछुआ एक कांस्टेंट रफ्तार से